दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल महान सर में। और दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कि भारत में क्या था, जो मगध साम्राज्य आपका उठकर आता है और मगध साम्राज्य पे जो वंश राज करते हैं, उनके बाद में जब लास्ट आपका क्या होता है, जब घनानंद का शासन चल रहा होता है, उसके बाद मौर्य वंश का शासन आता है। लेकिन घनानंद के शासन के ख़त्म होने के बाद और मौर्य का शासन जो आपका स्टार्ट होता है, इनके बीच में एक और आक्रमण आ जाता है जो कि भारत पर विदेशी आक्रमण के नाम से जाना जाता है। अलेक्जेंडर सिकंदर उस टाइम पे क्या है, आक्रमण करता है भारत पे 326 बीसी में। तो सबसे पहले हम उसको पढ़ेंगे, उसके बाद में हम चलेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य में हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, उसका बेटा बिंदुसार हुआ और उसका भी बेटा आपका क्या हुआ, अशोक हुआ, और चाणक्य नीति के बारे में भी जानेंगे। तो सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं कि भारत पर विदेशी आक्रमण। तो भारत पे जो विदेशी आक्रमण हुए थे वो कई क्रम में हुए थे। एक तो आपका क्या है, सबसे पहला जो आपका आक्रमण होता है वो आपका क्या होता है, हाखामनी वंश या फिर ईरानी आक्रमण आपका होता है, जिसको फारसी आक्रमण भी बोलते हैं या फारस का आक्रमण भी बोलते हैं। उसके बाद जो आते हैं वो ईरानी आते हैं, उसके बाद आपके हिंद और यूनानी आते हैं, फिर आपके शकों का आक्रमण होता है, फिर पल्लव, फिर आपके कुषाण। ये आपके क्या हैं, उस टाइम पे विदेशी आक्रमण होते हैं। हालांकि आक्रमण तो और भी होंगे, कौन से होंगे, जैसे कि अरब आक्रमण होगा, आपका तुर्की आक्रमण होगा, लेकिन प्राचीन भारत में जो विदेशी आक्रमण होते हैं वो आपके यही होते हैं। तो इनको हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, यहाँ पे आपका हखामनी वंश पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, हखामनी वंश या फिर ईरानी आक्रमण। फिर हम सीधे सीधे क्या पढ़ेंगे, आपका सिकंदर का आक्रमण। उसके बाद क्या है, हम मौर्य साम्राज्य पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण क्या है, ये किसने किया था, ईरानियों ने किया था। आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि मैंने यहाँ पे लिख के लाया हूँ कि सबसे पहला जो आक्रमण है वो ईरानी लोग करते हैं। और सबसे पहला आक्रमण ये डेरियस फर्स्ट ने किया था। ये हखामनी वंश का था, ईरान के हखामनी वंश का था डेरियस फर्स्ट। इसने क्या किया था, इसने गांधार और कंबोज को जीत लिया था। जो आपके भारत के जो उत्तरी राज्य थे उस टाइम के, गांधार और आपके क्या, गांधार और कंबोज, जो बिल्कुल आपके नॉर्दर्न पॉइंट थे जो कि आज पाकिस्तान में है, उनको जीत लिया था इन्होंने। किसने, डेरियस फर्स्ट ने जीत लिया था। और इसके बाद जो आक्रमण होता है उसके तुरंत बाद आपका कौन आ जाता है, यूनानी आक्रमण आता है। और यूनानी आक्रमण में आपका कौन होते हैं, सिकंदर का आक्रमण होता है। और यही सिकंदर क्या करता है, तो ईरानी आक्रमण है, इनके बाद में कौन होता है, आपका यूनानी आक्रमण आता है। यूनानी आक्रमण में आपका सिकंदर का आक्रमण करता है। और सिकंदर का आक्रमण करने से पहले क्या होता है, सिकंदर का एक और युद्ध होता है, वो ईरानियों के साथ होता है। क्या होता है, ईरानियों के साथ एक युद्ध हुआ। और ईरानियों के साथ जो युद्ध हुआ उसको गोगामाला का युद्ध बोला गया, उरुबेला का युद्ध बोला गया। और ये 331 बीसी में होता है। इसमें क्या है, इनके बीच जब ये युद्ध होता है डेरियस फर्स्ट के और सिकंदर के बीच, तो इसमें आपका जो विजयी होता है वो सिकंदर होता है। जब सिकंदर विजयी हो जाता है तो क्या होता है, सिकंदर अब भारत पे आक्रमण करता है, भारत पे आक्रमण करने की योजना बनाता है। तो सिकंदर के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं कि सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ था, इसका पिता कौन था, इसका नाम क्या था, ये कैसे इतना बड़ा शक्तिशाली राज्य, मतलब इतना बड़ा राजा बना, और अलेक्जेंडर द ग्रेट इसका नाम कैसे पड़ता है, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं एक बार। तो इसका जो जन्म हुआ था वो 356 बीसी में मकदूनिया, जिसको मैसेडोनिया भी बोला जाता था। इनके पिता का नाम फिलिप था। इनका उपनाम क्या था, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट। भारत पर आक्रमण इन्होंने 326 बीसी में घनानंद के शासनकाल में किया था। जब आपका क्या है, मगध पे घनानंद का शासन चल रहा था, उस टाइम पे इन्होंने किया था। और ये वापस कब हो गए थे, 325 बीसी में ये भारत से वापस चले गए थे। भारत में कुल 19 महीने ही ये रुक पाए थे। फिर क्या होता है, अब ये होता क्या है, सिकंदर के बारे में जो पढ़ ही रहे हैं, तो सिकंदर का भारतीय शासक से युद्ध होता है। सबसे पहला जो युद्ध होता है 300 आपका क्या है, ये 26 वाला युद्ध, ये किससे होता है, ये जो युद्ध होता है हाइडेस्पस का युद्ध बोला जाता है। और ये झेलम नदी के किनारे पे होता है, झेलम या उसको बितेस्ता नदी भी बोला जाता है। ये किसके साथ होता है, राजा पुरु और सिकंदर के बीच में होता है। 325 बीसी का ये आक्रमण बोला जाता है। हालांकि जो भारत पे जो अटैक करते हैं वो आपका 326 बीसी में
ये एंट्री कर जाते हैं, लेकिन आक्रमण करते करते आपका क्या हो जाता है, ऐसा तो हड़ून होता है कि तुरंत ही आक्रमण हो गया भारत में एंट्री लेते ही लेते। तो आक्रमण करते करते आपका क्या होता है, 325 BC में क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। अब इसकी जो पत्नी थी उसका नाम क्या था, रैपसोना। क्या नाम था, रैपसोना नाम था इसकी पत्नी का, सिकंदर की पत्नी का। ये यहाँ पे मैंने एक इमेज लगाई है जो कि आपको दिख रही होगी कि पोरस और आपका क्या है, सिकंदर, जो कि एक सीरियल भी चल रहा है कि पोरस और सिकंदर। उसमें मतलब ये बहुत भयानक युद्ध दिखाया जाता है, इनकी लड़ाई दिखाई जाती है, तो उसी को रिलेटेड है। तो रैपसोना नदी, मतलब रैपसोना क्या थी, इसकी पत्नी थी। अब सिकंदर की जो सेना थी ये ब्यास नदी को पार करने से मना कर देती है। क्यों, ये पुरु को तो जीत लेते हैं, लेकिन पुरु को जीतने के बाद भारत में एंट्री करने के लिए ब्यास नदी से गुजरना होता है। लेकिन ब्यास नदी पार करने से सिकंदर की सेना क्या कर देती है, मना कर देती है, और वहीं से सिकंदर वापस भी लौटते हैं। लेकिन सिकंदर के बारे में पढ़ते हैं तो सिकंदर का गुरु कौन था, इसका गुरु अरस्तु था, और अरस्तु का गुरु आपका प्लेटो था, और प्लेटो का गुरु आपका सुकरात था। मतलब एक से एक टैलेंटेड व्यक्ति सिकंदर से जुड़े हुए थे, मतलब सिकंदर उनसे जुड़ा हुआ था, कहने का मतलब। तो यहाँ पे जो क्या है, अरस्तु की जो बुक है वो आपकी क्या है, द पॉलिटिक्स है बुक, और जो प्लेटो की बुक है वो आपकी क्या है, रिपब्लिक आपकी बुक है। तो ये इनकी बुकें भी याद रखना कि किसकी कौन सी बुक है। अब क्या देखते हैं, अब यहाँ पे जो हाइडेस्पस का युद्ध होता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या देखते हैं, पंजाब के राजा पोरस, एक राजा थे पंजाब के पोरस, और सिकंदर के बीच में ये युद्ध होता है। इसमें सिकंदर क्या होता है, आपका विजयी होता है। अब सिकंदर का जो थल सेनापति होता है, थल सेना मतलब जो ज़मीन पे सेना रहती है उसका जो सेनापति होता है वो सेल्यूकस निकेटर था। और एक जल सेनापति होता था, जो मतलब जल से मतलब क्या है, वाटर में जो युद्ध करती थी, वो आपका कौन था, वो आपका निर्याकस उसका सेनापति था। और इसका जो प्रबंधक था वो आपका कौन था, फिलिप था। फिलिप इसका क्या था, मैनेजमेंट करता था, पूरा का पूरा युद्ध का प्रबंधन कौन करता था, फिलिप। एक तो फिलिप इसके पिता का नाम था, और एक फिलिप आपके और इसके क्या थे, इसके जो सेनापतियों में एक व्यक्ति थे वो थे, तो वो प्रबंधक थे। और इसके साथ जो व्यक्ति आए थे वो आपका एनास्क्रिप्स आया था, और आपका अरिस्टोबुलस आया था। तो ये व्यक्ति इसके साथ साथ आए थे। अब सिकंदर की एक प्रिय पुस्तक थी, क्या पुस्तक थी इसकी प्रिय पुस्तक, इलियड। इलियड का जो राइटर है वो आपका कौन है, होमर। अब ये इलियड पुस्तक अपने पास हमेशा रखता था, जब भी डिमोटिवेट होता था तो इसी पुस्तक को पढ़ता था। और इसी पुस्तक को पढ़ने के बाद इसने क्या है, विश्व विजय का सपना भी देखा था। तो और ये काफ़ी हद तक उसमें सफल भी हुआ था। अब यहाँ पे सिकंदर ने क्या है, कुछ काम किए थे, जैसे कि सिकंदर ने कुछ शहरों का निर्माण किया, नवीन शहरों का निर्माण, जैसे कि एक सिकंदरिया शहर, एक बहुकेफला आपका शहर था। ये बहुकेफला क्या था, इसके घोड़े का नाम था, इसीलिए इसने उसके नाम पर एक शहर बसा दिया था। साम्राज्य को इसने 4 भागों में बांट दिया था, और इसकी जो मृत्यु होती है वो कहाँ हो जाती है, बेबीलोन में हो जाती है। और बेबीलोन में क्या होता है, ये होती कैसे इसकी मृत्यु, जब ये वापस लौट रहा होता है भारत से, क्योंकि इसकी भारत से जो युद्ध करने की वो होती है वो इसकी ख़त्म हो जाती है, और ये भयभीत हो जाता है और वापस लौटता है जब। तो वापस लौटते लौटते इसका युद्ध किसी एक जनजाति से हो जाता है, कोई जंगल की जनजाति होती है, तो वहाँ हो जाता है इसका युद्ध, और वहीं वो जो जाति होती है वो सिकंदर को मार गिराती है। तो यहाँ से क्या होता है, सिकंदर का चैप्टर क्लोज हो जाता है। तो सिकंदर का चैप्टर क्लोज होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या है, आगे हम पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य को। और मौर्य साम्राज्य क्या है, ये नंद वंश के बाद में आया था। घनानंद जो अंतिम शासक था उसको हटा के आया था। और मौर्य साम्राज्य में हम पूरी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं कि मौर्य साम्राज्य का आपका संस्थापक कौन था, मौर्य साम्राज्य का इम्पोर्टेंट राजा कौन था। तो मौर्य जो आपका मतलब मौर्य जो साम्राज्य है इसमें आपके क्या क्या राजा हुए हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, और आपका अंतिम कौन हुआ है, बृहद्रथ। बीच में भी राजा आएंगे लेकिन हमको इम्पोर्टेंट ही पढ़ना होता है। तो ये आपका क्या, मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस लगा रखी हैं, तो ये आप इमेज देख सकते हैं, ये अशोक की है, ये बिंदुसार की है, ये आपकी क्या है, चंद्रगुप्त की है। अब आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज़ पढ़ते हैं। क्या है, सबसे पहले पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या पढ़ते हैं कि ये जो है 322 से 298 BC तक ये रहते हैं। हालांकि इनका जन्म तो बहुत पहले हो जाता है,
लेकिन इनका जो शासन है वो 322 में शुरू होता है और 298 में एंड हो जाता है। कैसे होता है इसको देखते हैं एक बार। मौर्य वंश का संस्थापक जिसने पूरे भारत को पहली बार राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा था, कहने का मतलब ये है एक ऐसा शासक जिसने पूरे भारत को एक संगठित राज्य बनाने की कोशिश की थी, एक ऐसा राज्य देने की कोशिश की थी जो एकदम अखंड भारत हो, तो वो आपका कौन था? वो चंद्रगुप्त मौर्य ही था। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या है 322 बीसी में क्या है घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था वो चाणक्य था। इसका नाम विष्णुगुप्त भी है, कौटिल्य भी है इनका नाम, और इनको भारत का मैकियाबली के नाम से जाना जाता है। किसको? चाणक्य को भारत का मैकियाबली के नाम से जाना जाता है। चाणक्य की एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो कि राजनीतिक विज्ञान पे आधारित है, मतलब राजनीति शास्त्र पे पूरी तरह से ये डिपेंडेंट है, पूरी तरह से राजनीति विज्ञान की ये पुस्तक है, लेकिन इसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। अब इसमें क्या है, मौर्य वंश का राज चिन्ह मोर का जिक्र भी मिलता है यहाँ पे, कि जो मौर्य वंश का राज चिन्ह था वो क्या था? मोर था, मोर। और इसीलिए शायद बोला जाता है कि वहाँ पे मोर बहुत थे, इसीलिए इनके वंश का नाम मोर हो गया। कुछ लोग बोलते हैं कि इनकी माता का नाम मोरा था, इसलिए इनका क्या है, इन्होंने अपने जो वंश के आगे लगाया वो मौर्य लगाया। तो लॉजिक कुछ भी हो सकता है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य एक विशेष राजा था, एक महान राजा था। और इसकी जो पत्नी थी वो कौन थी? दुर्धरा थी। हालांकि ये एक और व्यक्ति से शादी कर लेंगे, मतलब एक और महिला से शादी करेंगे जिसका नाम हेलेना होगा, लेकिन इसकी जो पत्नी थी वो कौन थी? आपकी दुर्धरा थी, चंद्रगुप्त की पत्नी, और इनकी माता का नाम मोरा था। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप याद रख सकते हैं। और इनका जो जन्म होता है वो आपका कब होता है? 345 बीसी में इनका जन्म होता है। अन्य नाम इनके क्या हैं? स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन ने इनको सेंड्रोकोट बोला है। एपियानस और प्लूटार्क ने इनको एंड्रोकोट बोला है। तो ये अलग अलग मतलब जो लेखक हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं हिस्टोरिकल हैं, जो क्या बोलते हैं इतिहासकार हैं, उन्होंने इसके अलग अलग नाम दिए हैं। अब निर्याकस जो था, जो आपका थल सेनापति था आपका सिकंदर का, उसने क्या नाम दिया है? उसने इसको सेंटोकोप्टस कहा है, क्योंकि चंद्रगुप्त उस टाइम पर भी था जब सिकंदर का आक्रमण हो रहा था, क्योंकि उसी टाइम पे तो जब सिकंदर का आक्रमण हो रहा था, अब इसका तो जन्म 345 में हो ही चुका था, और सिकंदर का तो आपका आक्रमण 326 बीसी में होता है आके। अब इसकी माता का नाम क्या था? मोरा। क्या था? मोरा इसकी माता का नाम था, और मौर्य कहलाए। यहाँ पे मेंशन भी है, मैं समझा इस पे मेंशन नहीं है। और विशाखा दत्त की जो मुद्रा राक्षस है, इसमें इसको क्या बोला गया है? बिरसन। बिरसन बोले तो निम्न कुल का इसको बोला गया है। विशाखा दत्त की एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस, जहाँ से मौर्य वंश की मतलब जानकारी भी मिलती है, और उसमें क्या बोला गया है? इसको निम्न कुल का बताया गया है, जिसे बिरसन के नाम से संबोधित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसने जो कार्य किए वो क्या हैं। कार्य इसके क्या हैं? इसने युद्ध किए हैं, और वो क्या युद्ध हैं? एक तो 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर को हराया था इसने। हालांकि घनानंद को तो हराया ही था 322 में, वो तो हम देख ही चुके हैं, लेकिन इसने 305 या 4 बीसी में किसको हराया था? सेल्यूकस निकेटर को हराया था। और जब सेल्यूकस निकेटर हार गया था तो सेल्यूकस ने 4 प्रांत अपने काबुल, कंधार, मकरान, हेरात किसको दे दिए थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे। और सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना की जो शादी थी वो भी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 400 हाथी दिए थे। ये आपके किसने दिए थे? चंद्रगुप्त ने दे दिए थे। किसको? सेल्यूकस को 400 हाथी दिए थे। अब सेल्यूकस ने 304 बीसी में क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज को भेजा। मेगस्थनीज क्या था? ये सेल्यूकस निकेटर के साथ आया हुआ एक बहुत महान व्यक्ति था, एक दार्शनिक था। इसको कहाँ भेज देते हैं? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजते हैं। और ये क्या करता है मेगस्थनीज? यही इंडिका नामक पुस्तक की रचना करता है, जिसमें क्या है? पाटलिपुत्र का प्रशासन दिया गया है। पाटलिपुत्र के बारे में टोटल जानकारी दी गई है। पाटलिपुत्र नगर कैसा था, कैसी व्यवस्था थी, कैसे क्या आपका चंद्रगुप्त का रहन सहन था, चंद्रगुप्त के शासन के बारे में बात करता है। तो फिर यहाँ पे एक चीज़ मिलती है, एक अभिलेख मिलता है। हालांकि ये यहाँ पे नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे इसका फैक्ट जुड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं। एक जूनागढ़ अभिलेख है। क्या है? एक जूनागढ़ अभिलेख। अब इस अभिलेख में क्या है? ये संस्कृत में जारी पहला अभिलेख है।
बिल्कुल सही बात है। और ये जारी कराया था रुद्रदामन ने। फिर हम इसको यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? यहाँ पे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो जारी कराया गया था इसमें एक चीज़ की जिक्र मिलती है, और वो जिक्र क्या है? सुदर्शन झील का। और ये सुदर्शन झील का जिक्र मिलता है तो सुदर्शन झील को चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सौराष्ट्र में इसका निर्माण कराया था। और ये सौराष्ट्र आपका कहाँ पे है? गुजरात में पड़ता है। तो सुदर्शन झील का जो निर्माण था वो आपका किसने कराया था? चंद्रगुप्त ने कराया था। चंद्रगुप्त के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने कराया था। फिर इसके बाद क्या होता है? अशोक द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया जाता है। जब ये टूट फूट जाती है तो अशोक इसका क्या है? एक तरीके से निर्माण करा देता है, दोबारा से उसका जीर्णोद्धार करा देता है। और अशोक का जो राज्यपाल था वो कौन था? तुषास्प था। क्या नाम था उसका? ये राज्यपाल बहुत पूछे जाते हैं, किस राज्यपाल ने कराया था? तुषास्प ने। और इन्होंने क्या की थी? यहाँ से नहरें निकलवा दी थी। क्या? नहरें निकलवा दी थी। नहरें निकलवाई थी। रुद्रदामन ने फिर से इसको जीर्णोद्धार करा दिया, फिर से इसको क्या है? मरम्मत कराया था। कब? जब ये बाढ़ से टूट गया था, मतलब बाढ़ वगैरह आई होगी तो ये झील टूटी होगी। जब ये टूटी थी तो इसका निर्माण आपका किसने करा दिया था? रुद्रदामन ने। राज्यपाल कौन है इसका? सुविशाख इसका राज्यपाल है। किसका? रुद्रदामन का। तो बाढ़ से इसने जो टूटी थी उसका निर्माण करा दिया। इसके बाद में एक और राजा का जिक्र मिलता है, कौन? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने क्या किया था? इसके जो राज्यपाल थे वो पर्णदत्त थे। इनके द्वारा फिर से कराया गया था। फिर से जब किसी तरह से इसकी क्या है? टूट फूट जाती है तो ये भी इसकी क्या करा देते हैं? मरम्मत करा देते हैं, रिपेयर करा देते हैं। तो ये 4 राजा क्या हैं? सुदर्शन झील से जुड़े हुए हैं। अब जहाँ जहाँ भी सुदर्शन झील का जिक्र आएगा मैं इन चारों राजाओं के बारे में आप लोगों को बताता चलूँगा। तो फिलहाल तो यहाँ पे क्या है? ये जो चंद्रगुप्त थे ये जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म को मानने वाले थे। और इन्होंने जो जैन धर्म की दीक्षा ली थी वो गुरु भद्रभाव से ली थी। और इन्होंने क्या है? कल्प सूत्र की रचना की है। किन्होंने? गुरु भद्रभाव ने कल्प सूत्र की रचना की है। तो ये बात भी आप याद रखना। अब यहाँ पे क्या है? जब चंद्रगुप्त मौर्य के लास्ट दिन होते हैं ये कहाँ चले जाते हैं? श्रवणबेलगोला में चले जाते हैं, कर्नाटका में चले जाते हैं। तो वहाँ पे ये क्या करते हैं? वहाँ पे ये एक विधि होती है, संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग देते हैं। कब? 298 BC में ये अपने प्राण त्याग देते हैं और अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। और वहाँ से इनका चैप्टर क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। इसके आगे क्या हम देखते हैं? मेगास्थनीज के बारे में। मेगास्थनीज क्या है? मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखी है इंडिका, इसके बारे में देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। तो ये सेल्यूकस निकेटर ने इसको भेजा था। अब ये क्या लिखता है? विवरण क्या देता है? यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी देता है कि जब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जनता के सामने आते थे तो शोभा यात्रा का आयोजन और जश्न मनाया जाता था। उन्हें सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। मतलब कितना बड़ा चढ़ा के इसने लिखा है, कितना एक तरीके से उसके प्रशासन के बारे में कितनी बड़ी बड़ी बातें इसने लिखी हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को साथ में लेकर चलते थे। पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता था। प्रशिक्षित बोले तो ट्रेंड तोते उस पर रहते थे। जैसा उनसे चाहो वो वैसा एक्टिंग कर देते थे, वैसा बोलते थे, जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाया करता था। कौन? तोतों का झुंड। अब राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरा रहता था। मतलब राजा के चारों तरफ कुछ महिलाएं रहती थीं और उन महिलाओं के पास क्या रहते थे? हथियार रहते थे, ताकि राजा पर कोई आक्रमण ना कर पाए। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार एक ही कमरे में 2 रात नहीं सोते थे। क्यों? क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से बताया जाता है कि चंद्रगुप्त जो था बहुत ही मतलब अपने आप को क्या रखता था? सुरक्षित रखता था, क्योंकि इसने बहुत नीचे से अपने आप को उठाया था। बहुत ही मतलब ऐसे लेवल से आया था, क्योंकि एक गली में घूमने वाला एक बच्चा होता था जिसे चाणक्य उठा लाते हैं और उसे एक राजा बना देते हैं। तो इसने बहुत कुछ देखा होता है अपने जीवन में, तो इसलिए इसको सारी चीज़ें पता होती हैं। अब पाटलिपुत्र एक विशाल रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ होता है। मतलब जो पाटलिपुत्र शहर होता है उसके चारों तरफ एक बहुत बड़ी बाउंड्री होती है, बहुत ऊंची एक क्या होती है? बाउंड्री होती है, जिसमें 570 बुर्ज होते हैं और 64 आपके क्या होते हैं? द्वार होते हैं। तो ये आप मतलब कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा आपका क्या होता होगा, ये रक्षा प्राचीर होती होगी।
अब जो 2-3 मंजिला घर लकड़ी और पक्की ईंटों के बने होते थे, कहाँ, पाटलिपुत्र शहर की बात हो रही है यहाँ पे। राजा का महल भी काठ का बना हुआ था, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया था। किससे? पत्थर की नक्काशी से अलंकृत कर दिया गया था। अब इसके चारों तरफ क्या रहता था? उद्यान रहता था, चिड़ियों का बसेरा होता था। मतलब एक क्या था ऐसा, मतलब जो महल था उसके चारों तरफ क्या था, एक एक तरीके से बोल सकते हैं उद्यान था, एक बगीचा था। और उस बगीचे में क्या, चिड़ियाँ रहती थी। तो चिड़ियाँ मतलब बहुत ही, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग और लुभावना मतलब एक नज़ारा रहता था। अब क्या देखते हैं, इसके बाद जब इसका तो चैप्टर क्लोज हो जाता है चंद्रगुप्त का, इसके बाद इसके बेटे का नंबर आता है। और नंबर क्या आता है, ये अपने बेटे को अपना राजकाट देकर ही वहाँ पे जाता है। कहाँ पे? संलेखना विधि से जो वो अपने प्राण त्यागता है, तो वो इसको देकर ही जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का ये पुत्र था। और इसके बारे में कुछ जानकारियाँ, जैसे कि इसको अमित्र घाट बोला जाता है, ठीक है, इसको भाद्रसार बोला जाता है वायु पुराण में। और अमित्र घाट का मतलब क्या है, शत्रु का नाश करने वाला। इसको सिंहसेन बोला जाता है, जैन धर्म वाले इसको सिंहसेन बोलते हैं। दुर्धरा का पुत्र इसको बोला जाता है। 16 राज्यों का विजेता। बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार, एक बौद्ध के विद्वान है बौद्ध धर्म में, तो वो बताते हैं ये तो 16 राज्यों का विजेता था, मतलब 16 महाजनपदों को इसने जीत लिया था। अब इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात मिलती है। देखिए, मौर्य साम्राज्य में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जो चंद्रगुप्त हैं उनका जो धर्म था वो जैन धर्म था। और उनके जो चंद्रगुप्त के गुरु थे चाणक्य, वो एक तरीके से ब्राह्मण धर्म को मानते थे। और चंद्रगुप्त के जो बेटे आएंगे वो आजीवक धर्म को मानेंगे। और चंद्रगुप्त के जो पोते आएंगे वो बौद्ध धर्म को मानेंगे। तो मतलब तीनों का धर्म अलग अलग था। आजीवक संप्रदाय का ये अनुयायी था। और आजीवक संप्रदाय जो था, इसको किसने शुरू किया था? मखली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। तो ये फैक्ट भी आप याद रखना। और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं क्या, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त के दरबार में मेगस्थनीज आया था, वैसे ही बिंदुसार के दरबार में सीरिया के नरेश ने, सीरिया का जो नरेश था अंतियोकस, उसने डायमेकस को भेजा था। और बिंदुसार ने एक दार्शनिक मदिरा और अंजीर भेजने की इससे प्रार्थना की थी, तो इसने ये भेजा था डायमेकस को, और ये चीज़ें भी भेजी थी। तो बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद, जिसका प्रधान खल्लाटक था। मतलब बिंदुसार की जो सभा थी उसमें 500 व्यक्ति रहते थे। और उस मंत्री का जो प्रधान था उसको खल्लाटक बोला जाता था, या उसका नाम खल्लाटक था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, जो कि सिंध व झेलम नदी के बीच में, तक्षशिला कहाँ पे? सिंध और झेलम नदी के बीच में, वहाँ पे हुए 2 विद्रोहों का वर्णन मिलता है। क्या मिलता है? कि वहाँ पे 2 बार विद्रोह होता है। तो ये 2 बार विद्रोह होता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने सबसे पहले क्या किया? सुसीम को भेजा। सुसीम क्या था? ये तक्षशिला का गवर्नर था, इसलिए इसको भेजा। अब इससे नहीं काम हुआ तो फिर इसने क्या किया? अशोक को भेजा था। अशोक क्या था? ये अवंती का राज्यपाल था। क्या था? अवंती का राज्यपाल था। और इस यहाँ पे एक बात है, जो सुसीम है, सुसीम का पुत्र एक निग्रोध है। इसके बारे में आगे एक फैक्ट आएगा, तो ये आप याद रखना। सुसीम के पुत्र का नाम निग्रोध था। तो आगे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे एक चीज़ मैं क्या बता देता हूँ, यहाँ पे बता ही देता हूँ। ये जो सुसीम था, ये बिंदुसार था, बिंदुसार की जो डेथ हो जाती है, यहाँ पे मैंने मेंशन करा है। यहाँ पे ये देखिए, ये 273 बीसी में इसका चैप्टर हो जाता है क्लोज। अब जब ये 273 बीसी में इसका चैप्टर क्लोज हो जाता है, तो फिर उसके बाद राजा कौन बनता है? 273 बीसी से सम्राट अशोक आते हैं। लेकिन सम्राट अशोक 273 बीसी में अपना राज तिलक नहीं कराते हैं। 273 बीसी में मतलब एक तरीके से बोले तो बिंदुसार की तो डेथ हो जाती है, लेकिन फिर तो राजा अशोक को बनना चाहिए था। लेकिन ये 273 में राजा नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि 273 से क्या होता है, यहाँ पे मैं फैक्ट लेके आया हूँ। पहले तो यहाँ पे ये इमेज देख लीजिए। ये क्या है? आपकी अशोक की इमेज है। मतलब ये रियल इमेज नहीं है, लेकिन इमेजनरी इमेज हैं, ये काल्पनिक इमेजें हैं इसकी। तो यहाँ पे क्या है, 273 से लेके 269 बीसी तक अशोक का गृह युद्ध चलता है। और बताया जाता है कि अशोक ने लगभग अपने 99 भाइयों का कत्ल कर दिया था, तब जाके ये गद्दी पर बैठा था। मतलब
कितना क्रूर शासक रहा होगा कि इसने अपने 99 भाइयों को कत्ल करने के बाद राजगद्दी पर बैठा था। और ऐसा होता ही था पहले, मतलब गद्दी के लिए कुछ भी इंसान कर जाता था। अब जब 273 बीसी में राज्याभिषेक की बात आती है, क्योंकि 4 साल तक तो गृह युद्ध चलता है, अशोक क्या बनता है, सम्राट बनता है। इससे पहले वह अवंती का क्या था, राज्यपाल था। अभी हमने पिछले भी स्लाइड में देख लिया है। अब अशोक के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें क्या हैं कि अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था, बिल्कुल सही बात। जन्म इसका 304 बीसी में होता है। तो और माता इसकी कौन होती हैं, सुभद्रांगी। और बौद्ध धर्म में, ये बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है दिव्य बदान, उसमें इसकी जानकारी मिलती है कि इसकी माता कौन होती हैं, सुभद्रांगी इसकी माता होती हैं। ये कहाँ पे जानकारी मिलती है, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है दिव्य बदान। हालांकि ये यहाँ पे लिखा था, लेकिन ये यहाँ पे कैसे भी आ गया है, तो बिल्कुल उससे कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे आगे देखते हैं क्या। अब अशोक के अन्य नाम देख लेते हैं, क्योंकि अशोक बहुत बड़ा राजा था, तो अशोक के अन्य नाम भी थे। नाम क्या थे अशोक के, जैसे कि इसके कुछ आपके क्या मिलते हैं, आपके एक तरीके से बोलते, क्या बोलूँ मैं इसको, ये क्या होते हैं, अभिलेख होते हैं, उनमें आपका इसका कुछ नाम मिलता है। जैसे कि एक आपका मास्की का आपका क्या है, एक आपका गुर्जरा है, एक आपका क्या है नेतूर है, एक आपका उदय गोलान है। ये आपके क्या है, इसके क्या मिलते हैं एक तरीके से। मैं इनको देखो क्या बोलूँ, स्तंभ लेख बोलूँ, स्तंभ लेख। इसके बहुत से मतलब स्तंभ लेख भी थे, गुहा लेख भी थे। तो जो इसके लेख थे आपके, एक मास्की में आपका क्या है इसका लेख है, तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है, मास्की कर्नाटका में पड़ता है। और आपका क्या है नेतुर आपका भी कर्नाटक में, उदय गोलान भी आपका कर्नाटक में है। और ये जो गुर्जरा है आपका एमपी है। इसमें इसको क्या बोला गया है, बुद्ध शाक्य बोला गया है। तो ये बात आप लोग याद रखना। कहाँ के आपके मतलब एक तरीके से अभिलेख में कहाँ के, ये अभिलेख हैं सारे के सारे, तो इसको बुद्ध शाक्य बोला गया। क्या बोला गया है, बुद्ध शाक्य। तो ये बात आप याद रखना। और जो कंगनहल्ली शिलालेख कर्नाटक का है, शिलालेख है ये आपका क्या है, शिलालेख। इसमें इसको क्या बोला गया है, राजा या सम्राट अशोक खुद बोला है इसने। क्या बोला है इसने, सम्राट अशोक खुद बोला है। अशोक के जो हैं ये अन्य नामों के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे जैसे पुराण में इसका नाम क्या मिलता है, अशोक वर्धन मिलता है। बाबरू अभिलेख में देखें तो इसका देव नाम प्रियदर्शी मिलता है, जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का राजा भी बोला है। जूनागढ़ में अगर देखा जाए तो एक जूनागढ़ अभिलेख मिलता है, उसमें अशोक का नाम अशोक मौर्य मिलता है। तो अलग अलग अभिलेखों में अलग अलग इसके नाम तो देखने को मिलते हैं। और ये आपको याद भी रखना है क्या, मास्की गुर्जरा नेतृ उदय गोलान, इसमें बुद्ध शाक्य, कंगनहल्ली में सम्राट अशोक, बाबरू में आपका क्या है देवनाम प्रियदर्शी, पुराण में अशोक वर्धन, और जूनागढ़ में आपका अशोक मौर्य मिलता है। अब अशोक की पत्नियों के बारे में देख लेते हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार क्या है, इसकी एक पत्नी क्या थी, महादेवी थी, एक कारूबाकी थी, एक पद्मावती थी, एक आपकी तिस्रक्षिता थी। हालांकि पत्नी तो इसकी और भी थी, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं। तो जो आपकी महादेवी थी, इसके जो पुत्र या पुत्री थे, एक तो महेंद्र था और पुत्री इसकी संघमित्रा थी, और एक चारुमती भी था। और जो कारूबाकी थी उसका पुत्र तीवर था, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। और जो कुणाल था, जो अशोक का उत्तराधिकारी भी बनता है, इसकी माता का नाम पद्मावती था। क्या था, पद्मावती। और एक आपकी कौन थी, तिस्रक्षिता भी थी। अब यहाँ पे जो अभी हमने पढ़ा था कि अशोक जैसे कि चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज आया था, जो कि आपका सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। बिंदुसार के दरबार में अंतियोकस ने किसको भेजा था, डायमेकस को भेजा था। और आपका अशोक के दरबार में एक राजा है मिस्र के फिलाडेल्फस टॉलमी, उन्होंने डायनोसियस को भेजा था, राजदूत के तौर पे अशोक के दरबार में भेजा था। तो अलग अलग मतलब इनके दरबार में लोग आते हैं। अब अशोक की जो सबसे मतलब अहम, जिसके लिए अशोक को जाना जाता है, वो है आपकी अशोक की कलिंग विजय। क्यों, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, यहाँ से अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है, यहाँ से अशोक के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आता है जिससे कि वो एक राजा से एक बहुत बड़ा सन्यासी में तब्दील हो जाता है। तो अशोक की कलिंग विजय के बारे में जानते हैं, क्या फैक्ट हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। तो कलिंग विजय की जो जानकारी है अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से मिलती है, 13वें शिलालेख से। और ये जो युद्ध होता है, ये जो विजय होती है,
कलिंग विजय ये होती कब है? 261 बीसी में होती है। और ये 261 क्या है? राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के बाद, यानी कि नवां वर्ष जब स्टार्ट हो रहा था, तब इसने क्या किया था? ये युद्ध किया था। और इस युद्ध में बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था, भीषण नरसंहार हुआ था। 2-250 मतलब 2-2.5 लाख लोग मारे गए थे। बहुत लोगों का कत्ल इसमें किया गया था। कलिंग, कलिंग ये क्या है? कलिंग जो है, जो वर्तमान उड़ीसा है, वही आपका क्या था? कलिंग था। इसकी राजधानी तोसली थी और इसके जो राजा थे यहाँ पे पद्मनाभ थे, और ये दया नदी के किनारे पे था। ये बहुत पूछा जाता है, कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के किनारे था? यह पूछा जाता है, कलिंग किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो वो आपका दया नदी के किनारे बसा हुआ था। अब यहाँ पे जो अशोक की नीति थी वो कैसी थी? पहले तो आपकी भैरी घोष की नीति थी, यानी कि युद्ध की नीति थी। बाद में इसकी जो नीति हो जाती है वो आपकी क्या हो जाती है? धम्म नीति हो जाती है, यानी धर्म यानी शांति की नीति हो जाती है। अब इसके बाद में क्या होता है? युद्ध के बाद क्या होता है? पूरा कॉन्सेप्ट क्या है? युद्ध के बाद क्या होता है? युद्ध के बाद यहाँ पे ये नीचे निकल गया, सफ़ेद से लिखा है इसलिए वहाँ पे दिख नहीं रहा है आपको। तो युद्ध के बाद क्या होता है? बौद्ध धर्म अपना लिया था इसने। क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद ये बौद्ध धर्म अपनाया इसने कैसे था? इसको मैंने अभी पीछे ही बताया था, इसकी जानकारी कहाँ से मिली थी इसको? भतीजे थे इसके निग्रोध। क्यों भतीजे थे? ये सुसीम के पुत्र थे। सुसीम कौन था? अशोक का भाई था। तो निग्रोध से इसने प्रेरणा ली, लेकिन इसको जो शिक्षा दी थी वो उपगुप्त ने दी थी। उपगुप्त ने कैसे दी? जब कलिंग का युद्ध चल रहा था उसी टाइम पे ये क्या है? उपगुप्त वहाँ से आते हैं, चीनी यात्री होते हैं, और ये चीन से बौद्ध धर्म के बारे में सीखने आते हैं। तो ये गलती से क्या है? कलिंग के मैदान में आ जाते हैं और वहाँ पे देखकर बहुत ही मतलब ऐसा दृश्य देखते हैं कि वहाँ पे इतना खून, इतना मांस पड़ा है कि वो खून और मांस मिलके एक दंगल बन चुका था। तो ये अशोक से पूछते हैं कि आपके मतलब जीवन का अर्थ सिर्फ इतना ही है, लोगों को काटना मारना? तब जाके ये बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं कि अशोक का हृदय ही परिवर्तन हो जाता है। तब ये क्या है? वहाँ से ये बौद्ध धर्म की शिक्षा ले लेते हैं और बौद्ध धर्म में क्या है? पूरी तरह से लग जाते हैं एक तरीके से। अब बौद्ध धर्म जब स्वीकार कर लेते हैं तो देखते हैं कि अशोक का धर्म कैसा रहा था। तो अशोक का जो धर्म था वो किस तरह का था, एक बार देखते हैं। तो ये प्रारंभिक धर्म तो इसका वैसे ब्राह्मण धर्म था, महावंश का। और राजतरंगिनी में इसका शैव धर्म का जिक्र मिलता है। राजतरंगी जो कल्नड़ ने लिखी है। बौद्ध साहित्य और आयरौरा लेख में इसका जो धर्म मिलता है वो बौद्ध धर्म मिलता है। और निग्रोध के उपदेश सुनकर बौद्ध धर्म को अपनाया था इसने, जो इसका भतीजा ही था। बौद्ध धर्म की दीक्षा इसने किससे ली थी? उपगुप्त ने। बौद्ध भिक्षु थे ये उपगुप्त, इन्होंने इसको दी थी ये शिक्षा। अब इसने क्या किया था? जब बौद्ध धर्म की इसने शिक्षा ले ली तो 10वें वर्ष में क्या किया था? इसने यात्रा करना शुरू कर दी थी। तुरंत ही इसकी यात्रा की, आपकी 259 बीसी में बोध गया की यात्रा की। 12वें वर्ष में ये क्या करता है? ये निगाली सागर की आपकी क्या है? सैर करता है। और 20वें वर्ष में ये लुम्बिनी की भी यात्रा करता है। ये क्यों जाता था? ताकि जनसभा इकट्ठी हो, लोग इसको जाने और धर्म का प्रचार हो सके। और ये अपने आप को श्रेष्ठ भी दिखा रहा था कि मैं मतलब बौद्ध धर्म के लिए कितना समर्पित हूँ। और बौद्ध धर्म को ये इंटरनेशनल धर्म बनाना चाहता था। तो इसने बौद्ध धर्म की क्या की थी? यात्राएं की थी। अब यहाँ पे पीडीएफ में थोड़ा सा इधर से उधर हो जाता है, तो आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें बिल्कुल सही सलामत मिलेगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है? ये अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या किया? जैसे कि बेटे महेंद्र को श्रीलंका भेजा, बेटी संघमित्रा को भी श्रीलंका भेजा, मज्जांतिक को आपका तक्षशिला में भेजा, और मंजिम को कहाँ भेजा? हिमालय में भेजा। ये मतलब क्या है? बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए भेजा था। अब अशोक ने क्या थे? 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। तृतीय बौद्ध संगीत जो कि पाटलिपुत्र में होती है, मोगली तिष्यपुत्र कराते हैं। कौन कराते हैं? मोगली तिष्यपुत्र। ये क्या होते हैं? वहाँ के अध्यक्ष होते हैं और ये अशोक करवाता है। अशोक के धर्म का अर्थ क्या था? क्या था इसका? इसके जो धर्म था इसका क्या मतलब था, क्या मीनिंग था? नैतिक नियमों की संहिता थी। मतलब इसके धर्म में नैतिक चीज़ें बहुत थीं, क्योंकि इसका जो धर्म था वो मानवतावादी धर्म होता है। और ये बात हमें 11वें शिलालेख से जानकारी मिलती है।
कहाँ से मिलती है? 11वें शिलालेख से। अशोक व आजीवक संप्रदाय क्या है? अशोक व आजीवक संप्रदाय में क्या कनेक्शन था? अशोक ने आजीवक संप्रदाय व अन्य सभी संप्रदायों का सम्मान किया, धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, ये किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता था और क्या था, किसी भी धर्म को अपनाता भी नहीं था, लेकिन किसी भी धर्म का विरोध भी नहीं करता, ये सिर्फ अपने बौद्ध धर्म को मानता था और सभी धर्मों का सम्मान भी करता था। इसने बराबर की पहाड़ी, मतलब एक जगह है बराबर की पहाड़ी बिहार में, तो वहाँ पे आजीवक संप्रदाय के लिए 4 गुफाएं बनवाई, जैसे कि उन गुफाओं के नाम क्या हैं? एक का नाम कर्ज है, एक का चौपार, एक का सुदामा, एक आपका विश्व झोपड़ी, ये गुफाओं के नाम हैं। अब अशोक के धर्म का स्वरूप क्या था? ये यहाँ पे क्या है, गुफाएं दी हुई हैं और ये गुफाएं हैं यहाँ पे क्या है। अब अशोक के धर्म का क्या मैं बताता हूँ, स्वरूप क्या था। अशोक का जो धर्म था उनकी अपनी मौलिक देन थी। अशोक के धर्म का स्वरूप अंधविश्वास, ईश्वर पूजा और कर्मकांड जैसी कुरीतियों से कहीं ऊपर उठकर मानवतावादी विचारधारा का था। अब इसमें बहुत सी बातें छुपी हुई हैं इस मानवतावादी विचारधारा में। अगर हम इस पे चर्चा करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें हमको पढ़नी पड़ेंगी फिर, लेकिन सीधी सीधी मैं बात बता देता हूँ। इसका जो कॉन्सेप्ट था धर्म को लेकर, वो सभी धर्मों के प्रति एक सहिष्णुता की नीति थी, मतलब वो किसी भी धर्म के विरोध में नहीं था और ऐसा भी नहीं था कि वो सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म को ही मानता था। वो बौद्ध धर्म को मानता तो बहुत था, लेकिन बौद्ध धर्म के साथ साथ में वो अन्य धर्मों का भी सम्मान के साथ साथ उनके उत्थान की भी बात कर रहा था। यानी कि उसकी जो सोच थी वो बहुत ही बड़ी मानवतावादी सोच थी। पूरा का पूरा उसका जो कॉन्सेप्ट था वो इंसानियत पे आधारित था। इतना ही आप समझ लें तो काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं और आगे इसके उत्तराधिकारी के बारे में देखते हैं। उत्तराधिकारी इसके कौन कौन हैं? तो इसके जो उत्तराधिकारी हैं वो आपके कौन कौन हैं? जैसे कि कुणाल इसका उत्तराधिकारी हुआ, उसके बाद में संप्रीति हुआ, शालीसुख हुआ, देवबर्मन हुआ और आपका बृहद्रथ हुआ। ये आपका अंतिम शासक होता है। और अंतिम शासक के बाद क्या होता है, चैप्टर क्लोज होने लगता है। कैसे? सेनापति इसका होता है पुष्यमित्र शुंग, जो 185 BC में क्या कर देता है, बृहद्रथ की हत्या कर देता है और मगध में शुंग वंश की स्थापना करता है। अब इसके पतन के कारण क्या थे? क्योंकि ये पतन हो रहा था तो कारण भी तो थे, क्योंकि आपके अशोक के बाद क्या होता है, कोई ऐसा राजा ही नहीं रहता है जो कि इसको सही से चला पाए। तो अशोक के बाद इसका पतन होना निश्चित हो जाता है। राजा, इसके जो पतन के कारण थे क्या थे? राजा की सैन्य शक्तियों का सेनापति में हस्तांतरित होना, ये एक बहुत बड़ा कारण होती है। अयोग्य उत्तराधिकारी थे, मतलब कोई भी ऐसा उत्तराधिकारी नहीं था जो कि शासन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सके। अत्यधिक केंद्रीकृत शासन, जो कि रोमिला थापर ने बताया था। और ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, अब ब्राह्मण लोग भी इसमें क्या इंटरफेयर करने लगे थे, ये आपके एस सी राय चौधरी बताते हैं। करों की अधिकता व आर्थिक समस्याएं, ये लोगों पे टैक्स बहुत लेने लगे थे तो लोग परेशान होने लगे थे और जब लोग परेशान होने लगते हैं तो राजा को किसी न किसी के कारण हटना ही पड़ता है। पुत्र कुणाल व दशरथ में क्या हो गया था, राज्य का आपका क्या हुआ था, एक तरीके से बोले तो विभाजन होने लगा था। एक जो पुत्र थे आपके कौन, कुणाल व दशरथ, ये अशोक के पुत्र थे, तो इनके बीच में विभाजन होने लगता है। तो ये भी क्या है, कारण रहे होंगे किसके, इसके पतन के। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक थी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद है। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को दोस्तों क्या कर दें, लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है। क्या चैनल है हमारा? टेलीग्राम चैनल हमारा क्या है, महान सर के नाम से। इसको क्या कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको क्या है पीडीएफ मिलती रहे। पीडीएफ का लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी देता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको टेलीग्राम से चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको डायरेक्टली मिल जाता है लिंक या डायरेक्टली पीडीएफ ही मिल जाता है। तो वहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये क्लास बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। और आपको अगर किसी और टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए तो हमें बताइएगा, हम उस टॉपिक पे भी क्लास बना देंगे और बना के आप लोगों के लिए ले आएंगे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।